नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कुंभ मेले को भव्य बनाने के लिए सरकार ने झोंकी ताकत, व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे मुख्यमंत्री धामी। हो रही हाई लेवल बैठक, साधु संतों से भी लिए गए सुझाव। दिल्ली पहुंचे उत्तराखंड कांग्रेस के नेता, प्रदेश प्रभारी के साथ हुई अहम बैठक। 2027 के चुनावी रणनीति पर चर्चा, प्रदेश कार्यकारिणी पर नहीं आया कोई फैसला। बीकेटीसी ने मंदिरों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर दूर किया कंफ्यूजन, प्रवेश के लिए गैर सनातनी देंगे एफिडेविट। एक्ट्रेस सारा अली खान को भी करना होगा नियम का पालन। और उत्तराखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दून अस्पताल के पास नहीं है फायर विभाग की एनओसी, लापरवाह बना प्रबंधन, सबक लेने को नहीं तैयार। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड में कुंभ मेले को दिव्य और भव्य बनाने के लिए सरकार ने पूरी तरह से ताकत झोंक दी है। सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी खुद व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा वक्त वक्त पर अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग भी की जा रही है। वहीं सरकार ने साधु संतों और विभिन्न सामाजिक संगठनों से भी चर्चा की। उधर मुख्यमंत्री धामी ने कुंभ से जुड़े अधूरे निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी का कहना है कि सरकार की कोशिश है कि कुंभ में आने वाले करोड़ों श्रद्धालु अच्छा अनुभव लेकर जाएं। देखिए, 2027 का कुंभ मेला हर दृष्टि से भव्य हो, दिव्य हो, सुरक्षित हो, उसकी सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी हों और देवभूमि उत्तराखंड का, सनातन का जय घोष हो। एक अच्छा अनुभव कुंभ में आने वाले लोग लेकर जाएं, उसके लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। एक एक तैयारी को देखा जा रहा है ठीक से, और मैं स्वयं भी उसको लगातार समीक्षा कर रहा हूँ। सारे अधिकारी भी लगे हुए हैं, सारे पूज्य संतगणों का भी आशीर्वाद इसमें मिल रहा है। सभी हमारे सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, व्यापारिक संगठन, हमारे जनप्रतिनिधि, सभी लोग इस मेले को जो हितधारक हैं उसके रूप में अपना काम कर रहे हैं। मेले को अच्छा कराने के लिए, अच्छा आयोजन हो, उसके लिए सभी लोग अपना अपना योगदान भी उसमें सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रतिभाग भी कर रहे हैं। गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित हुए 4 दिवसीय 119वें अखिल भारतीय किसान मेले का समापन हुआ। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने शिरकत की, जहां उन्होंने मेले में लगाई गई प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसान और विज्ञान के क्षेत्र में पंत विश्वविद्यालय द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि पंत विश्वविद्यालय के नए शोध का फायदा आज किसानों को मिल रहा है। बता दें कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में काश्तकार भी मौजूद रहे। गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय ने, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ने हमारे देश में हरित क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज भी लोग पंत जगह डीडीसी के बीज की मांग करते हैं, तो एक प्रकार से इस विश्वविद्यालय ने हमारे देश में हरित क्रांति में योगदान दिया है। और आज ये हर फील्ड में, चाहे बी कीपिंग हो, चाहे मछली के पालन हो, चाहे पशुपालन हो, चाहे खेती हो, हर क्षेत्र में ये अच्छा काम कर रहा है। बीजेपी में उठ रहे तूफान पर कांग्रेस की पैनी नजर है। अब हो भी क्यों ना, मौसम जो चुनावी आ रहा है। दरअसल इन दिनों सत्ताधारी पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बीजेपी के कई नेता अपनों के खिलाफ आवाज उठाते दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि नेताओं की नाराजगी बीजेपी पर भारी पड़ सकती है और जल्द ही ये कोई बड़ा कदम भी उठा सकते हैं। वहीं बीजेपी के बागियों पर कांग्रेस की भी नजर बनी है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी के नाराज नेताओं पर कांग्रेस की नजर। बीजेपी को भारी पड़ सकती है नेताओं की बगावत। कांग्रेस के खुले द्वार, चुनाव से पहले क्या बदलेंगे हालात। बीजेपी में इन दिनों हालात कुछ ठीक नहीं चल रही है। एक के बाद एक पार्टी के भीतर नाराज नेताओं की संख्या बढ़ती जा रही है और बढ़ती नाराजगी पर विपक्ष की भी पैनी नजर है। माना जा रहा है कि चुनावी मौसम में बीजेपी नेताओं की नाराजगी पार्टी पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पार्टी संगठन की तरफ से नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश न की गई हो।
बात चाहे बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय की करे या फिर गदरपुर से बीजेपी विधायक अरविंद पांडे की, दोनों ही नेताओं की नाराजगी दूर करने की कोशिश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की तरफ से की गई थी, लेकिन ये कोशिश नाकाफी रही। ऐसे में माना जा रहा है कि चुनाव से पहले बीजेपी के नाराज नेता बड़ा कदम उठा सकते हैं। वहीं विपक्ष की भी बीजेपी के बागी नेताओं पर नजर है। कांग्रेस प्रवक्ता का कहना है कि जिन बीजेपी नेताओं की पार्टी में सुनी नहीं जा रही है, उन नेताओं का कांग्रेस स्वागत करेगी। देखिए, बिल्कुल आपसे मैंने यही कहा कि जो भी व्यक्ति कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पे अपना भरोसा जताएगा और जो भी जो है इस राजनीतिक दरवाजे से हमारे घर में प्रवेश करना चाहेगा, हर उस व्यक्ति का जो है स्वागत है, क्योंकि राजनीति में दरवाजे कभी किसी के लिए बंद नहीं होते हैं। और आज जो है पूरा प्रदेश के लोग जो हैं वो कांग्रेस पार्टी की तरफ एक विश्वास के साथ देख रहे हैं। तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी में ऐसे संतोषजनक लोग जो हैं जिनकी वहां सुनी नहीं जा रही है, आपका स्वागत है। वहीं कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि कांग्रेस के पास खुद अपने कार्यकर्ता नहीं है, संगठन तैयार नहीं है। कांग्रेस को पहले अपनी पार्टी पर काम करना चाहिए। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जो पार्टी इतने सालों पुरानी है, आज उसको बैसाखी का सहारा लेकर गठबंधन करना पड़ रहा है। इसी से साबित हो रहा है कि वो किस किस जगह मुंह मारने में लगे, बजाय इसके कि अपने कार्यकर्ता बढ़ाएं, क्योंकि इनके पास कार्यकर्ता भी नहीं बचे, सिर्फ नेता बचे, उसी की ये जी हुजूरी करने में लगे हुए हैं। और अगर कोई भाजपा से बागी है भी तो 100% मैं ये कह सकती हूँ कि हमारा भारतीय जनता पार्टी के संगठन का कोई भी व्यक्ति इनकी तरफ नहीं जाने वाला, क्योंकि संगठन होता है। और उन्हें भी बहुत अच्छे से पता है कि जब आप ही के पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के का दामन थाम रहे हैं तो आपकी पार्टी में कोई आएगा क्यों। पहले तो आप एक काम करिए, दूरबीन लीजिए और अपने कार्यकर्ताओं को पहले ढूंढने का काम करिए, क्योंकि अभी तक तो आपका संगठन भी नहीं बना है, अभी तक आपके मोर्चे के अध्यक्ष तक नहीं बने। तो पहले उनका कार्यकारिणी का गठन करिए, उसके बाद भाजपा के लोगों को तलाशिएगा। बता दें कि ये पहली बार नहीं जब बीजेपी के भीतर इस तरह की आवाज उठ रही हो। इससे पहले भी कई वरिष्ठ नेता समय समय पर अपने बयानों से पार्टी को असहज स्थिति में डाल चुके हैं। बीजेपी विधायक बिशन सिंह चुफाल, अरविंद पांडे, त्रिवेंद्र सिंह रावत, ये ऐसे नाम हैं जो अपनों के खिलाफ बयान देते रहे हैं, जिससे माना जा रहा है कि 2027 में बीजेपी की राह मुश्किलों भरी हो सकती है। वहीं नाराज नेताओं की तरफ कांग्रेस टकटकी लगाए बैठी है। इन नेताओं का बाहें फैलाकर स्वागत करने की तैयारी में कांग्रेस नजर आ रही है, लेकिन देखना होगा कि बीजेपी के बागी नेताओं का अगला कदम क्या होता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मंगलवार को हिमालय पुत्र स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बता दें, राजधानी देहरादून स्थित MDDA कॉम्प्लेक्स में बीजेपी नेताओं ने पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पूर्व सीएम विजय बहुगुणा ने अपने पिता को याद करते हुए कहा कि भारतीय राजनीति में उनकी सादगी, दूरदर्शिता और जन सेवा ने उन्हें हिमालय पुत्र बनाया। उधर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि राज्य के निर्माण के लिए हमें उनके आदर्शों पर चलना होगा। उनका उत्तराखंड से प्रेम और उत्तराखंड वासियों का उनसे प्रेम, ये तो बहुत ही ऐतिहासिक और स्मरणीय है। आज उनकी जयंती है और हम लोग सब श्रद्धांजलि दे रहे हैं। श्रद्धांजलि क्या, उनका पथ पे चलने का प्रयास करें, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और उत्तराखंड से उनका जो प्रेम है, यहाँ अलग पृथक मंत्रालय बनाया, ये दोनों विश्वविद्यालय बनाए। दादाजी की पुण्यतिथि है और हमेशा जनता का बहुत प्यार और बहुत सम्मान उनको मिला है। इतने वर्ष बीत गए उनकी मृत्यु को, उसके बाद भी आप पूरे उत्तराखंड में कहीं चले जाइए, लोगों की भावना उनके साथ जुड़ी हुई है, लोग उनका सम्मान करते हैं, लोगों ने प्यार करते हैं और आज भी वो प्यार देखने को मिला है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। मंगलवार को अहम बैठक में शामिल होने के लिए कांग्रेस नेता दिल्ली पहुंचे, जहां प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की। इस दौरान कांग्रेसियों ने 2027 के चुनाव को लेकर भी मंथन किया। बता दें कि इस बैठक को लेकर कहा जा रहा था कि शायद कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की लिस्ट फाइनल हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रदेश में कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर एसओपी जारी हुई है। अब हर रोज 2650 ही कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर बांटे जाएंगे। दरअसल ईरान, अमेरिका और इजराइल
के बीच जारी जंग के चलते यहां पर बढ़ी एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत का असर देश के साथ ही प्रदेश पर भी पड़ता दिख रहा है। उत्तराखंड में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग के सचिव आनंद स्वरूप ने यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। ऐसे में पर्यटन व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों के लिए ये कदम राहत भरा हो सकता है। जो भारत सरकार ने जो हमारा कमर्शियल गैस का था उसमें हॉस्पिटल और शैक्षिक संस्थानों को जितना आवंटन है वो दिए जाने का पहले से निर्देश था। अभी उन्होंने 20% जो कंजम्पशन है उसके सापेक्ष उन्होंने गैस वितरण करने के लिए राज्य सरकारों को प्रायोरिटी तय करने के लिए कहा है। इसी क्रम में दिल्ली, हरियाणा और सभी स्टेट्स ने अपनी प्रायोरिटीज़ तय करी है कि किसमें वो 20% गैस दिया जाना है। क्योंकि हमारा पर्यटन का प्रदेश है, आप जानते ही हैं, शीतकालीन यात्रा ऑलरेडी चल रही है और चारधाम यात्रा अगले महीने शुरू होने जा रही है। तो इससे जो हमारे पर्यटन से जुड़े हुए होटल और रेस्टोरेंट के व्यापारी थे उनमें बड़ा आशंका थी कि हमारा जो है कारोबार प्रभावित हो सकता है और पर्यटन पर भी असर पड़ सकता है, तो जो हमारे राज्य के हितों के प्रतिकूल हो सकता है। तो इसको देखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो 20% का भारत सरकार से कोटा मिला था उसके लिए आवंटन हमने अपनी आवश्यकता के अनुरूप कर दिया है। हाल ही में ओडिशा के एक अस्पताल में आग लगने से 10 लोगों की मौत की खबर सामने आई, लेकिन लगता है कि इन घटनाओं से दून अस्पताल कोई भी सबक लेने को तैयार नहीं। उत्तराखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल जहां बड़ी संख्या में मरीज अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन इस अस्पताल में आग की घटना अगर हो जाए तो सुरक्षा के इंतजाम भी पूरे नहीं है। मंत्री और अधिकारी सिर्फ आदेश तक ही सीमित है। कई नोटिस के बाद भी अभी तक दमकल विभाग से फायर की एनओसी नहीं ली गई है। देखिए रिपोर्ट। लापरवाह बना उत्तराखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल। दून अस्पताल में आग का खतरा, अस्पताल में नहीं सुरक्षा व्यवस्था, दून अस्पताल के पास नहीं है फायर एनओसी। देहरादून की राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में फायर सेफ्टी को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं और कई रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि फायर सेफ्टी व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है। हालांकि अस्पताल प्रशासन समय समय पर फायर के लिए मॉक ड्रिल की बात कहता है, लेकिन अस्पताल को अभी तक फायर की एनओसी तक नहीं मिल पाई है, जिसके बाद फायर सेफ्टी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तराखंड में कई अस्पतालों के पास फायर एनओसी नहीं होने की आरटीआई से जानकारी सामने आई थी, लेकिन दून अस्पताल अभी भी बिना एनओसी के चल रहा है। जानकारी के मुताबिक दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आग से सुरक्षा के इंतजाम अधूरे पड़े हैं। जिम्मेदार एजेंसी की मनमानी के चलते मरीजों की जान जोखिम में पड़ रही है। अस्पताल की ओपीडी बिल्डिंग बनने के 7 और ओटी बिल्डिंग बनने के 4 साल बाद भी अब तक दमकल विभाग से फायर की एनओसी नहीं ली गई है। ओपीडी बिल्डिंग में तो अभी टेस्टिंग तक नहीं की गई। ओटी बिल्डिंग में 90% काम पूरा होने का दावा किया गया है, लेकिन अग्निशमन विभाग का फाइनल ऑडिट ही नहीं हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने 14 जनवरी को बैठक करके 28 फरवरी तक एनओसी लेने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन हाल जस के तस है। जो है ये बिल्डिंग है, यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा जो फायर अलार्म सिस्टम है यहाँ पर ऊपर, ये एक फायर अलार्म सिस्टम है और यहाँ पर जो पूरी बिल्डिंग है वो स्प्रिंकलर बेस्ड बिल्डिंग है, जिसमें अगर कोई ऐसी अप्रिय घटना हो जाती है या आग की स्थिति होती है तो उसमें जो स्प्रिंकलर है उनके द्वारा जो पानी का छिड़काव है वो होता है। और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा कुछ जो फायर से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं वो सीएमएस के द्वारा भी ये माना गया है कि जो पाइप्स हैं वो इसमें अवेलेबल नहीं है और इसमें यहाँ पर पाइप नहीं है, मगर जो ये पूरी बिल्डिंग है वो स्प्रिंकलर बेस्ड बिल्डिंग है, जिसमें अगर ऐसी कोई स्थिति हो जाती है, जिस तरह से अभी मरीज़ हैं और मरीज अगर हैं तो अगर ऐसी कोई अप्रिय घटना हो जाती है तो जो स्प्रिंकलर है वो उनके द्वारा जो छिड़काव वो किया जाता है। बता दें कि 2024 में भी रेडियोलॉजी यूनिट के स्टोर में आग लग गई थी, जिस कारण कई मरीज फंस गए थे।
अक्टूबर 2025 में स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए थे और उल्लंघन पर कार्रवाई की बात कही गई थी। सरकारी अस्पताल होने के बावजूद मरीजों की सुरक्षा को लेकर चिंता जायज है, खासकर तब जब हाल ही में आग की घटनाएं सामने आई हों। देखिए, जो नई हमारी जितनी भी बिल्डिंग बनी हुई है, जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं ओपीडी बिल्डिंग प्लस जो इमरजेंसी बिल्डिंग है, अगर आप दोनों के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इनके मल्टीपल एग्जिट्स हैं। खासकर से जो इमरजेंसी बिल्डिंग है उसकी तीनों डायरेक्शन से एग्जिट्स हैं। उनके पास रैंप भी अलग है, रैंप से अलग है, सीढ़ियाँ उसके साथ अलग हैं, 2 सीढ़ियों का है। ओटी से डायरेक्टली आप ग्राउंड फ्लोर पे भी आ सकते हैं। प्लस एग्जिट खुली होनी चाहिए, इसको हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि वो डायरेक्ट आदमी को खोलना ना पड़े। उसके एक तरीका प्रोटोकॉल होता है कि किस तरीके से वो लॉक होते हैं कि वो अपने आप अंदर से खुल जाते हैं। यानी कि दून अस्पताल की ओटी इमरजेंसी बिल्डिंग में पाइप स्पिनर सब ठीक है, लेकिन चौथे और 5वें फ्लोर पर अलार्म का सिस्टम खराब है। और सबसे अहम बात ये कि अस्पताल को अभी तक फायर एनओसी मिला ही नहीं है, जिसके कारण अस्पताल में आने वाले मरीजों पर खतरा मंडराता दिख रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी खबर है। गैर हिंदुओं के मंदिर में एंट्री को लेकर नया अपडेट आया है, जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। बीकेटीसी ने साफ कर दिया है कि गैर हिंदू अगर मंदिर में आना चाहते हैं तो उन्हें एफिडेविट देना होगा। यहां तक कि एक्ट्रेस सारा अली खान को भी इस नियम का पालन करना होगा। देखिए रिपोर्ट। चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर, गैर हिंदुओं की एंट्री पर अपडेट। बीकेटीसी ने कंफ्यूजन किया दूर, गैर हिंदुओं को देना होगा एफिडेविट। एक्ट्रेस सारा अली खान को भी करना होगा नियम का पालन। हाल ही में बीकेटीसी ने गैर हिंदुओं की एंट्री को लेकर बड़ा फैसला लिया था, जिसमें बद्री केदार मंदिर समेत 47 मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी, जिसका विरोध किया गया तो बीकेटीसी ने स्थिति साफ कर दी। लोगों को हो रही कंफ्यूजन को क्लियर करते हुए बीकेटीसी ने कहा कि गैर हिंदू अगर मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए एफिडेविट देना होगा। बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से क्यों न हो, सनातन धर्म में अपनी आस्था व्यक्त करता है और इसके लिए शपथ पत्र देता है, तो उसे मंदिर में दर्शन करने की अनुमति दी जा सकती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि सारा अली खान जैसी हस्ती भी केदारनाथ आती है, सनातन में अपनी आस्था जताती है और एफिडेविट देती है, तो उन्हें भी दर्शन से नहीं रोका जाएगा। मैं कह रहा हूँ, जिनकी सनातन धर्म के प्रति आस्था होगी, जो लिखेगा मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदुत्व को मानता हूँ, उन सबका स्वागत है। सर, क्या एफिडेविट की व्यवस्था करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। हम मंदिर समिति के पास प्रारूप होगा उसका। मैंने कहा है कि जिनको सनातन धर्म का स्वरूप बड़ा विराट है और सनातन धर्म को पूरी दुनिया में लोग अनुयायी हैं, उनकी पूरी दुनिया के लोग मानते हैं, जिनकी बाबा केदार के प्रति आस्था है, जिनकी भगवान बद्रीनाथ के प्रति आस्था है, उन सब का हम स्वागत करते हैं। वो सब सनातनी है। जिनकी सनातन धर्म के प्रति आस्था है वो सब सनातनी है। सारा अली खान जी का सनातन के प्रति वो कहेंगे मेरी आस्था मेरा भाव है और वो एफिडेविट देंगे, वहाँ पे तो हम दर्शन कराएंगे। बता दें कि 19 अप्रैल से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा में इस बार बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। बीकेटीसी अध्यक्ष की तरफ से जो बात कही गई उससे एक बात तो साफ है कि इस बार जो नियम बनाए गए हैं इसका सख्ती से पालन कराया जाएगा, क्योंकि एक्ट्रेस सारा अली खान भी केदारनाथ दर्शन करने के लिए आती हैं और उन्हें भी नियमों का पालन करना होगा। बता दें कि सारा अली खान अमूमन हर साल केदारनाथ धाम पहुंचती हैं। बाबा केदार के प्रति उनकी आस्था जुड़ी है, लेकिन इस बार उन्हें भी बदले हुए नियमों का पालन करना होगा। वहीं इसी के साथ मंदिर में मोबाइल की एंट्री को लेकर भी क्लॉक रूम की व्यवस्था की गई है। वीआईपी भी मंदिर में मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे। फिलहाल देखना होगा कि बद्री केदार मंदिर समिति का ये नियम इस बार चारधाम यात्रा में किस तरह से लागू होता है और यात्री कितना पालन कर पाते हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
वहीं चारधाम यात्रा पर आ रहे श्रद्धालु अब मंदिर परिसर पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बता दें कि बद्री केदार मंदिर समिति ने मंदिर परिसर में पूरी तरह से मोबाइल को प्रतिबंधित करने का फैसला किया है। बीकेटीसी अध्यक्ष का कहना है कि धाम परिसर में किसी भी श्रद्धालु को मोबाइल फोन चलाने की इजाजत नहीं होगी। वहीं अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बाबा केदार की रूप छड़ी को महाराष्ट्र ले जाने को लेकर भी परंपरा का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि मुख्य कार्याधिकारी विजय थपलियाल से इसका जवाब मांगा गया है, साथ ही एक कमेटी मामले की जांच कर रही है। उधर चमोली में स्थित सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की तारीख का ऐलान हो चुका है। इस साल 23 मई को गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे, लिहाजा गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट ने तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल इस साल पहाड़ों पर कम बर्फबारी के चलते श्री हेमकुंड साहिब के कपाट को पहले खोला जा रहा है और ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने बताया कि तीर्थयात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यात्रा पड़ाव पर मुफ्त ठहरने और भोजन की व्यवस्था को किया जाएगा और इसे लेकर मुख्य सचिव आनंद वर्धन के साथ भी चर्चा की गई है। बड़ी खुशी है, प्रसन्नता है मुझे बताते हुए कि इस वर्ष होने वाली श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा शनिवार 23 मई को प्रारंभ होगी। ये आज ही मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन जी के साथ मीटिंग हुई, जिसमें सारे हालात देखते हुए और ये देखते हुए कि इस बार बर्फ की कम पड़ी है, तो इसको पिछली बार हमने 25 तारीख को शुरुआत की थी, इस बार 23 तारीख को कर रहे हैं। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो भी यात्री इस बार आए सुखद यात्रा अपना आनंद लेकर और वापस जाएं। और सभी यात्रा की जो तैयारी करते हैं, क्योंकि इसमें बाहर विदेशों से देशों से लोग आते हैं, तो इस करके अनाउंस कर दिया गया है कि 23 तारीख को यात्रा का प्रारंभ हो रहा है। रुड़की के तहसील परिसर में कंप्यूटर लैब का लोकार्पण किया गया और इसका उद्देश्य स्थानीय प्रशासन के कामकाज में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देना है। बता दें कि लैब के खुलने से जहां तहसील के कार्यों में पारदर्शिता आएगी, वहीं आम जन को भी इसका फायदा मिलेगा। वहीं लैब को लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि यहां सरकारी स्कूल के छात्रों को भी नई तकनीकी शिक्षा दी जाएगी। देखिए, हमने नोटिस किया है कि काफ़ी कंप्यूटर लिटरेसी की अभाव है अभी, और इसी क्रम में आईटी रुड़की के साथ समन्वय करते हुए और सीएसआर के माध्यम से इसमें वीमार्क के द्वारा यहाँ पर एसडीएम रुड़की इनके इनिशिएटिव पर एक कंप्यूटर लैब बनाई गई है, जिसमें अभी 16 कंप्यूटर्स लगाए गए हैं। और इसका जो यूज़ होगा वो न केवल हमारे बच्चों को होगा, बल्कि हमारे जो कार्मिक हैं और जो हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती रहती हैं कंप्यूटर्स की, उस जिसमें कंप्यूटर एजुकेशन से लेकर कंप्यूटर लिटरेसी आदि की महत्वता है, उनके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। किस तरह से कम्युनिटी से कनेक्ट हो और जो एजुकेशन का जो रियल मीनिंग है, आजकल जैसे नए टूल्स आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, डेटा साइंस है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें छोटे छोटे स्कूलों में बच्चों तक पहुंचानी है, क्योंकि जब तक साइंस आम जनता तक नहीं पहुंचेगी तब तक उस साइंस की कोई वैल्यू नहीं है। तो उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जो एक 16 कंप्यूटर आज लगाए गए हैं, वीमार्क प्राइवेट ने कुछ सपोर्ट किए हैं, तो आईटी रुड़की इसमें पूरी तरह से सपोर्ट करेगा बच्चों को एजुकेट करने में। प्रदेश के कई जिलों में लोग घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर इस कदर परेशान हैं कि आधी रात से ही आधी आबादी लाइनों में खड़ी हो रही है। स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीर गदरपुर की है, जहां घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत के बाद महिलाओं ने ट्रैफिक जाम कर हल्ला बोल किया। इस वजह से सड़क में दूर तक गाड़ी का जमावड़ा नजर आया। वहीं सूचना के बाद मौके पर टीम पहुंची और हालात को संभाला। घंटों समझाने और आश्वासन के बाद महिलाओं ने रास्ते को खोला और इस दौरान स्थानीय नेताओं ने कालाबाजारी का आरोप लगाया। तबियत खराब हो गई है सिलेंडर लेते लेते। मैं आज 2 दिन हो गए मुझे ड्यूटी बंद करके मुझे यहाँ पे आना पड़ रहा है। यहाँ आके भी तब भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है और मेरे घर में एक भी मतलब किसी का घर का खाना अभी तक बना भी नहीं है। मैं 3 बजे से यहाँ पे रुकी हूँ, ना कोई सिलेंडर मिल रहा है ना कुछ भी। और मेरा सांस मेरा तबियत उनकी खराब इतनी खराब हो गई, मैं उसकी दवाई देके फिर यहाँ पे दोबारा आई हूँ। ये पूरे भारत में आप लोग मीडिया के माध्यम से जो सच्चाई को दिखा रहे हैं, ऑनलाइन बुकिंग तो हो ही नहीं रही है और आज बुकिंग कर रहे हैं तो 2 दिन 3 दिन बाद उनका नंबर आ रहा है। तो ये जो कालाबाजारी है तो हो ही रही है और सरकार इसमें फेल है। उधम सिंह नगर के शक्ति फार्म में मिट्टी खनन के खिलाफ एसएसपी अजय गणपति ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शक्ति फार्म चौकी प्रभारी सहित 8 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। ये कार्रवाई खनन रोकने में लापरवाही बरतने पर की गई है। बता दें कि एसएसपी अजय गणपति ने अधिकारियों को खनन रोकने के लिए सख्त निगरानी के निर्देश दिए हैं। सूचना मिलती है, हम कई इसमें टीमें बनाते हैं और एक साथ ही टीमों को रवाना करते हैं। अक्सर गाड़ियां पकड़ में आती हैं, कई हमने चालान भी कर रखे हैं।
कई जिन जगहों पे खुदा हुआ था वो उनके चैनल बना रखे हैं, पीडी उनकी काट रखी है। उसके अलावा 31 तारीख को हमारी इसी तरह से सूचना पे टीमें गई, राजस्व टीमें गई, पटवारी की टीमें जो थी, तो उनमें 2 पटवारी थे हमारे, त्रिवलजय सुयाल और पंकज चंद। उनको एक गाड़ी स्टेप से मिली जो मिट्टी ले जा रही थी। कागज मांगने पे कागज दिखाया और वो भागने लगा। उनको लोगों को इकट्ठा किया इसने और फिर उसके बाद उनके कब्जे से गाड़ी को छुड़ाने का प्रयास किया और लेके भाग गया, मिट्टी रोड पे गिराई। इसके वीडियोस मौजूद हैं, तो इन पे हमने एफआईआर दर्ज कर दी है। राजधानी देहरादून के बिंदाल क्षेत्र स्थित एक घर में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। बता दें कि एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल को मिली गोपनीय सूचना के बाद एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और कैंप पुलिस ने संयुक्त छापेमार कार्रवाई के बाद मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं पीड़ित महिलाओं का रेस्क्यू किया गया है, जिन्हें बाहरी राज्यों से नौकरी का झांसा देकर बुलाया गया था। हल्द्वानी के कलसिया नाला क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को लेकर मॉक ड्रिल हुई, जिसमें राज्य पुलिस, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, होमगार्ड और फायर ब्रिगेड ने हिस्सा लिया। इस दौरान टीम ने खुद को परखा। बता दें कि डेमो में कलसिया नाला क्षेत्र में बाढ़ की सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा। वहीं 11 घायलों को रेस्क्यू टीम ने प्राथमिक उपचार दिया। इसके अलावा 2 को हाई सेंटर रेफर किया गया। वहीं इस मौके पर एसडीएम प्रमोद कुमार ने बताया कि रेस्क्यू टीम ने आपसी समन्वय के साथ ऑपरेशन पूरा किया। ड्रिल कलसिया नाले में आयोजित की गई थी। कलसिया नाले के 2 तरफ से हम लोगों ने इसका बात शो किया, क्योंकि नाले में जब बाढ़ आती है तो एक तरफ से नहीं आती, कई तरह का उसका पानी बढ़ते रहता है। कुछ लोग आगे मिलेंगे, कुछ लोग पीछे मिलेंगे, इसलिए हमने 2 टीमें गठित की थी यहाँ पर से। एक टीम हमारी नाले के ब्रिज के पास से निकल के गई थी और दूसरी टीम हमारी आगे से गई हुई थी। तो उसके पश्चात सारा ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन चलाने के बाद जब ऑपरेशन का लगा के सब लोग निकल गए हैं, उसके बाद फिर हम लोगों ने कहा कि एक बार टीम जाएगी और सब जगह चिल्ला करके सबसे पूछेगी कहीं व्यक्ति को हेल्थ तो नहीं है या कोई व्यक्ति को ऐसा तो नहीं जो कहीं फंस गया हो। उसके बाद फिर अनाउंस किया गया, उसमें देखा गया कि 3 लोग फिर से बाद में घायल मिले, उन तीनों को बिठा लिया गया। उसके पश्चात जब पूरा हम लोगों ने पूरा चेकअप किया कि अब कोई व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं है जो फंसा हुआ है कहीं पर, उन सभी को निकाला गया है। इसके अलावा चूँकि जब ऐसी बाढ़ वगैरह आती है तो इससे बाढ़ में आने पर काफ़ी मकान में जो लोग रह रहे होते हैं उनके घरों में पानी भर जाता है, उनके खाने पीने की समस्या होती है। इसलिए हमने स्टेजिंग एरिया के पास में एक राहत शिविर बनाया है। राहत शिविर में लोगों को रखा जा रहा है, उनके खाने पीने की व्यवस्था भी यहाँ पे की जा रही है। दिनेशपुर स्थित हरिचांद गुरुचांद धाम मंदिर में आयोजित 3 दिवसीय मथुआ महामेले के दौरान आस्था का सैलाब उमड़ा। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में स्थित कामना सागर में आस्था की डुबकी लगाई और अपनी मनोकामनाएं यहां पर मांगी। वहीं मंगलवार सुबह महावारुणी के मौके पर मंदिर परिसर से प्रभात फेरी को भी निकाला गया। बहुत पवित्र स्नान, लाखों श्रद्धालु बड़ी आस्था के साथ इस स्नान के लिए पहुंचे हैं और आस्था की डुबकी लगाएंगे। यह पवित्र हरिचांद गुरुचांद धर्म स्थान, और वहाँ पर जो आस्था का एक सैलाब आया पूरे देश से, चाहे बिहार हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, लाखों श्रद्धालु। ये आस्था और ये आस्था का जो स्नान है, इससे सभी मनोकामना पूर्ण होती है। जय तारक चांद, शांति सत्यभामार प्रति हरि बोलो, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हम लोग जो है ना आगरा से आए हैं, हर साल आते हैं। हमारी जो आस्था है वो तो पीडी में है, मेन जो आस्था है, फिर कलकत्ता में है, फिर हम आगरा से इतना दूर जाने में हमें देर लगता है, 2-3 दिन टाइम लग जाता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। कुंभ मेले को भव्य बनाने के लिए सरकार ने झोंकी ताकत, व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे मुख्यमंत्री धामी। हो रही हाई लेवल बैठक, साधु संतों से भी लिए गए सुझाव। दिल्ली पहुंचे उत्तराखंड कांग्रेस के नेता, प्रदेश प्रभारी के साथ हुई अहम बैठक। 2027 के चुनावी रणनीति पर चर्चा, प्रदेश कार्यकारिणी पर नहीं आया कोई फैसला। बीकेटीसी ने मंदिरों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर दूर किया कंफ्यूजन, प्रवेश के लिए गैर सनातनी देंगे एफिडेविट। एक्ट्रेस सारा अली खान को भी करना होगा नियम का पालन। और उत्तराखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दून अस्पताल के पास नहीं है फायर विभाग की एनओसी, लापरवाह बना प्रबंधन, सबक लेने को नहीं तैयार।